एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो, कॉमर्स से रिलेटेड ये टॉपिक अपना आता ही आता है। तो आज का टॉपिक अपना है अमलगामेशन। क्या टॉपिक है? अमलगामेशन। तो अमलगामेशन इज डिफाइंड एज ए कॉम्बिनेशन है ये टू वन एंड मोर कंपनीज का, यानी कि एक या एक से ज़्यादा कंपनियां जो होती है उनका एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कैसे हो सकता है अमलगामेशन जी? पहला, टू और मोर कंपनी ज्वाइन टू फॉर्म ए न्यू कंपनी, यानी कि दो या दो से ज़्यादा कंपनियां आपस में मिलकर एक नई कंपनी बनाती है। यानी कि अमलगामेशन में ये श्योर है कि सर नई कंपनी तो बनेगी ही बनेगी। दूसरा, अब्जॉर्प्शन एंड ब्लेंडिंग ऑफ वन बाय द अदर। ठीक है, ये अलग है। क्या कुछ सिस्टम हो सकता है, यानी कि अमलगामेशन के थ्रू, अब्जॉर्प्शन के थ्रू, ये क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वो भी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, विद चार्ट आपको कराऊंगा मैं यहाँ पर। अमलगामेशन जो है वो वाइडर टर्म है, अब्जॉर्प्शन जो है वो उसकी नैरो टर्म है, आप ऐसे बोल सकते हो, या अमलगामेशन के अंदर अब्जॉर्प्शन इंक्लूड होता है। अमलगामेशन क्या होता है, आइए इन दोनों के अंदर पहले तो थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं। इट इज़ द नेम सजेस्ट, इट इज़ नथिंग बट टू कंपनी बिकम वन। सर दो कंपनियां एक हो जाती है अमलगामेशन के थ्रू। और अब्जॉर्प्शन में आप बोल सकते हो जो पावरफुल कंपनी होती है वो टेक ओवर कर लेती है वीकर कंपनी को। तो अमलगामेशन में दो वर्ड यूज होते हैं, एक तो वेंडर कंपनी जिसको बेचा जा रहा है, और एक परचेजिंग कंपनी जो खरीद रही है। तो वेंडर कंपनी को यहाँ पर हम ट्रांसफ़र कंपनी के नाम से जानते हैं, और परचेजिंग कंपनी को ट्रांसफरी कंपनी के नाम से जाने जानते हैं। मान लीजिए दो कंपनियाँ ए और बी। ए, मान लिया ए कंपनी है वो खरीद रही है किसको? बी को। तो यहाँ पर बी वेंडर हो जाएगी, ए परचेजिंग कंपनी हो जाएगी। ठीक है, कैसे होता है सर ये अमलगामेशन का प्रोसेस क्या होता है, यही आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। आइए, पहला, द टर्म अमेलगामेशन फाइनलाइज बाय द, पहले तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसीजन लेते हैं कि इन कंपनियों का अमलगामेशन करना है। यानी कि दो कंपनी हैं तो उनके अलग अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसाइड करेंगे कि हमें अमलगामेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहला। दूसरी बात, जो अमलगामेशन की स्कीम जो प्रिपेयर करते हो या सबमिट करवाई जाती है, उसके पहले आपको रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल। यानी कि पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, फिर हाई कोर्ट की अप्रूवल लेंगे, उसके बाद शेयर होल्डर की और सेबी की, फिर शेयर इशू करेंगे। जो न्यू कंपनी बनेगी वो नई कंपनी अपने नाम से शेयर इशू करेगी। ठीक है, और एक कंपनी को यहाँ पर लिक्विडेट, द ट्रांसफर कंपनी इज देन लिक्विडेट, उसकी सारी एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर कंपनी में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ट्रांसफरर कंपनी जिसको वेंडर कंपनी बोलते हैं वो लिक्विडेट होगी, उसकी जितनी भी एसेट लायबिलिटी है वो ले ली जाएगी। ट्रांसफरी कंपनी जिसको परचेजिंग कंपनी हमने एक कंपनी बोला था, और वो सब किस वैल्यू पर होती हैं? बुक वैल्यू पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो अमलगामेशन किया जाता है वो किस वैल्यू पर किया जाता है? बुक वैल्यू पर नॉर्मली। अब कुछ डिफरेंस कर लेते हैं, ये कुछ टर्म आपने सुना होगा अमलगामेशन, अब्जॉर्प्शन या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। अमलगामेशन क्या होता है, थोड़ा आपका जो क्लैरिटी आ जाएगी इससे। देखिए, ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड, ए बी लिमिटेड बन गई। क्या बन गई ये? ए बी लिमिटेड। तो एग्जिस्टिंग ए कंपनी या एग्जिस्टिंग बी कंपनी, उन दोनों को बंद कर दिया जाता है और एक नई कंपनी बनती है ए बी लिमिटेड कंपनी। हो जाए नहीं हो जाएगा? ठीक है, यानी कि सर अमलगामेशन में दोनों कंपनियां जो होती है वो बंद होती है और नई कंपनी शुरू होती है, बिल्कुल सही बात। अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, मान लिया कि बी कंपनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बी कंपनी क्या है? स्ट्रॉन्ग। ए कंपनी क्या है सर? ये वीक कंपनी है। तो स्ट्रॉन्ग कंपनी ए कंपनी को बाय कर लेगी। तो पहले देखो बी का एरिया इतना था ना, अब बी का एरिया बढ़कर ज़्यादा हो गया। यानी कि स्ट्रॉन्ग कंपनी, पावरफुल कंपनी टेक ओवर कर लेती है वीकर कंपनी को। तो यहाँ पर एक कंपनी रहती है सिर्फ और सिर्फ पावरफुल कंपनी। यानी कि लिक्विडेशन होता है किसका? सर वीकर कंपनी का होता है, जबकि अमलगामेशन में दोनों कंपनियों का वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन होता था। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इसके अंदर क्या होता है, व्हेन एन एग्जिस्टिंग कंपनी गोज इनटू द लिक्विडेशन। मान लिया कोई ए लिमिटेड कंपनी है, वो चाहती है कि वो ये बंद हो जाए, तो क्या करेगी? जैसे कि अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए कंपनी, अब इसको बंद कर दिया जाएगा और सेम इसी का नाम बिल्कुल न्यू ए कंपनी बना दे, ए लिमिटेड लगा लो, आगे क्या हो जाएगा? न्यू ए लिमिटेड बन जाएगा। ठीक है, ये एक्सटर्नल
रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ये क्या है कि बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट लायबिलिटी वो फेयर वैल्यू पे दिखाई जाए, उसके रिगार्डिंग ऐसा समथिंग किया जाता है। ये आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। इसके अंदर भी न्यू कंपनी बनती है। ए लिमिटेड से क्या बन गई सर? न्यू ए लिमिटेड। जैसे राम लिमिटेड है तो न्यू राम लिमिटेड बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है टाइप ऑफ अमलगामेशन। अंडर सेक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंदर ये आते हैं। 2 टाइप का अमलगामेशन होता है। एक आता है आपका नेचर ऑफ मर्जर, नेचर ऑफ परचेज, आप सबने बहुत अच्छे से सुना भी होगा। 5 कंडीशन होती है इसकी, 5 कंडीशन। ये कंडीशन ही आपको याद करनी है, और इसके अलावा अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती वो अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में आ जाता है। आइए इनकी 5 कंडीशन रीड आउट हम कर लेते हैं। पहला, अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंदर अमलगामेशन के बारे में दिया गया है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम बोलेंगे अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। पहला क्या सर? जितनी ऑल लिख रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, सारी एसेट लायबिलिटी जो होती है ट्रांसफर कंपनी यानी कि सर बी कंपनी यानी कि सर वेंडर कंपनी की सारी एसेट लायबिलिटी अमलगामेशन के बाद ट्रांसफरी कंपनी यानी कि परचेजिंग कंपनी की बन जाती है। पहला, सारी ऑल है यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट वन, जो आपके ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर थे पहले, वो ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे, और ये कम से कम 90% से ज़्यादा होने चाहिए, 90% से कम नहीं शेयर होल्डर, यानी कि ट्रांसफर कंपनी के 90% शेयर होल्डर एग्री होते हैं ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर बनने के लिए। थर्ड वन, जो बिजनेस है वो चलता रहेगा, यानी कि सर ट्रांसफर कंपनी का बिजनेस जो काम करती थी, मान लीजिए वो जूते बनाने का काम करती थी तो जूते बनाती रहेंगी, ठीक है। इसके बाद आता है परचेज कंसिडरेशन। अब देखो खरीदा किसने है सर? ट्रांसफरी कंपनी ने, जिसको परचेजिंग कंपनी बोलते हैं। वो जब एसेट लायबिलिटी खरीदेगी तो बदले में कुछ पैसा देगी ट्रांसफर कंपनी को। ट्रांसफर कंपनी जिसको बी लिमिटेड वेंडर लिमिटेड बोलते हैं, उसको कुछ पैसा देते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। तो परचेज कंसिडरेशन शुड बी डिस्चार्ज ओनली बाय द इश्यू ऑफ द न्यू शेयर। अब परचेज कंसिडरेशन, अब मान लिया कि ए लिमिटेड ने खरीद लिया बी को, तो ए लिमिटेड क्या करेगी? अपने शेयर देगी किसको? बी लिमिटेड के शेयर होल्डर को। अगर कुछ फ्रैक्शन है, यानी कुछ शेयर है 100 रुपये का और उसके बनते 80 रुपये हैं, तो वो कैश दे सकती है, यानी कि ओनली इक्विटी शेयर में ही परचेज कंसिडरेशन होता है। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू बच जाती है तो उस कंडीशन में कैश दिया जा सकता है। नेक्स्ट वन, नो एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। किसी भी तरह की ट्रांसफर कंपनी की एसेट लायबिलिटी में एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी। एडजस्टमेंट सिर्फ तभी होगी जब यूनिफॉर्मिटी का कंसेप्ट अप्लाई करना होगा। कहने का मतलब है कि ट्रांसफरी कंपनी और ट्रांसफरर कंपनी दोनों ने अकाउंट अलग अलग मेथड से रख रखे हैं, तभी तो उनको मॉडिफाई किया जा सकता है, वरना मैक्सिमम कंडीशन में ट्रांसफरर कंपनी की के जो बुक वैल्यू है एसेट लायबिलिटी की, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो ये 5 कंडीशन थी। कौन कौन सी थी एक बार रीड आउट और कर लेते हैं। पहला सर, सारी एसेट लायबिलिटी ट्रांसफरर कंपनी की ट्रांसफरी कंपनी में बन जाएगी। ट्रांसफरर कंपनी के 90% शेयर होल्डर एग्री होने चाहिए ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर बनने के लिए। ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। हालांकि लिक्विडेट तो हो जाएगी, जैसे ए लिमिटेड बी लिमिटेड खत्म तो हो जाएगी, लेकिन जो ए लिमिटेड काम करती थी बी लिमिटेड काम वो चलता रहेगा। परचेज कंसीडरेशन ट्रांसफरी कंपनी के नए शेयरों में दिया जाएगा। कुछ फ्रैक्शन है तो कैश हो सकता है, वरना नहीं। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी बुक वैल्यू पर जो एसेट लायबिलिटी थी वो। इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो उसको हम बोलते हैं क्या? अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। यानी कि नेचर ऑफ परचेज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेचर ऑफ मर्जर याद रख लेना। उसकी 5 कंडीशन है, एक भी सेटिस्फाई नहीं हो तो नेचर ऑफ परचेज होता है। अब ये मर्जर परचेज का क्या चक्कर है ये आगे हम पढ़ेंगे। आइए पहले मर्जर को कैटेगराइज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है जी कॉन्जेनरी मर्जर, ठीक है। क्या दिया गया है? कॉन्जेनरी मर्जर में सेम इंडस्ट्री होती है। सेम इंडस्ट्री मतलब कोई अगर कॉटन की इंडस्ट्री है तो कॉटन की इंडस्ट्री के अंदर जो 2 फर्में होती है वो, या जिनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी सेम होती हैं। तो ये 2 तरह का मर्जर हो सकता है सर, हॉरिजेंटल मर्जर और वर्टिकल मर्जर। हॉरिजेंटल मर्जर जो होता है वो कंपटीशन को कम करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? कंपटीशन को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे अब जैसे मान लिया कि पेप्सी कोला
पेप्सी कंपनी और कोका कोला कंपनी दोनों मिलकर अगर अमलगामेशन करती हैं तो इनका कंपटीशन कोई नहीं रहेगा कंपटीटर, तो उस कंडीशन के इसके अंदर क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मर्जर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल मर्जर। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, क्यों, क्योंकि एक स्टेटमेंट है जो आपको याद रखनी। सबसे पहले मर्जर होता है सर बिजनेस कंपटीटर के बीच में, खासकर मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूशन के जो सेम टाइप के प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मर्जर में क्या आता है, यहाँ पर आपका की पॉइंट आ जाता है जो आपको याद रखना है, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ कंपीटिंग कंपनी। सर हॉरिजॉन्टल मर्जर क्यों किया जाता है, कंपटीशन को कम करने के लिए किसी एक इंडस्ट्री के अंदर। या फिर दूसरा रीजन क्या होता है हॉरिजॉन्टल मर्जर का, पहला तो यही कंपटीशन कम करना, दूसरा इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट उठाना, तीसरा एलिमिनेशन ऑफ डुप्लीकेट फैसिलिटी, कि सर दोनों के दोनों एक तरह का काम कर रखे हैं तो उस कंडीशन की बात है ये, ठीक है। वर्टिकल मर्जर, वर्टिकल मर्जर में क्या होता है सर, दो कंपनियां होती हैं अलग अलग, आप बोल सकते हो क्या देखें एट सॉरी एक ही इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, वो भी टू कंपनियां मर्जर करती हैं, वो कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जाता है। किस लिए किया जाता है, कंट्रोल। मान लिया देखो जैसे एक कंपनी है कार इंडस्ट्री के, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हम लेते हैं, कार के अंदर मान लिया कि एक कंपनी कार बनाती है लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूशन किसी और मीडियम से करती है, दूसरी कंपनी उसका डिस्ट्रीब्यूशन करती है जबकि वो मैन्युफैक्चरर से कार खरीदती है। तो इन दोनों के बीच में अगर मर्जर होता है तो उसको वर्टिकल मर्जर बोलते हैं। यानी कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का काम कर सिर्फ बेचने का काम करता था, बनाने का नहीं करता था, या फिर एक सिर्फ बनाने का काम करता था, बेचने का नहीं करता था, वो दोनों कंपनियां मिल जाए तो बेचने और बनाने का काम इकट्ठा कर लेंगे, तो उनका कंट्रोल हो जाएगा किस पर सर, प्रोडक्शन पर और मार्केटिंग सेम प्रोडक्ट पर, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, आप बोल सकते हो कि वर्टिकल मर्जर। अब अगर हम बात करते हैं कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर, इसमें अलग अलग इंडस्ट्री होती है, याद रखना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही कॉन्जेरिक मर्जर के अंदर आता है, आप बोल सकते हो कॉन्जेनरिक मर्जर के अंदर आता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेम इंडस्ट्री होती है, सेम प्रोडक्ट आप बोल सकते हो जिसका बेचते हैं वो इंडस्ट्री में। कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर के अंदर डिफरेंट इंडस्ट्री होती है, इसके अंदर कोई एक ऑटोमोबाइल कंपनी हो सकती है, दूसरा मोबाइल बनाने वाली हो सकती है, ठीक है, इस टाइप, या कपड़ा टेक्सटाइल हो सकती है, जैसे रिलायंस वाले पेट्रोल पंप भी इनके हैं, जियो की सिम भी है, तो एक तो कहाँ चला गया एक कहाँ चला गया, उस टाइप से। फिर आता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर द अमलगामेशन। दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, एक होता है परचेज मेथड। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड जो मर्जर के केस में काम आता है, कहाँ आता है सर, मर्जर के केस में। और परचेज मेथड कहाँ पर आता है सर, ये नेचर ऑफ परचेज के टाइम में यूज किया जाता है, ठीक है। दो मेथड अपने यहाँ पर होते हैं। सबसे पहले पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। पुलिंग ऑफ जो इंटरेस्ट मेथड है, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है सर, रिकॉर्ड की जाती है ट्रांसफर कंपनी की एसेट्स को, लाइबिलिटी को, रिजर्व को। कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, ट्रांसफरिंग कंपनी में। किस रेट पर सर, जो एग्जिस्टिंग अमाउंट दिखा रखी है उसी रेट पर। यानी कि ट्रांसफरर कंपनी जो बिक रही है, वेंडर कंपनी, उसकी एसेट लाइबिलिटी रिजर्व को जिस रेट पे दिखा रखी है उसी रेट पर ट्रांसफरिंग कंपनी के अंदर दिखाना पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लें कि उन दोनों की पॉलिसीज अलग अलग बना रखी है, अकाउंटिंग पॉलिसी सर दोनों की अलग अलग है, तो उस कंडीशन में दोनों की यूनिफॉर्म सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब एक सी पॉलिसी बनाने की कोशिश की जाती है। अगर कोई डिफरेंस है तो उस कंडीशन में जो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 है उसको याद करना पड़ेगा। अब आप बोलो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 क्या होता है, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो दे रखा है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम, चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 को डिनोट करता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या बोलोगे सर, आप सेम अमाउंट पे दिखाना है, अगर कुछ डेविएशन है तो दोनों मिलकर किसी एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी पे पहुंचते हैं और जिनको दिखाया जाता है उसका जो प्रॉफिट लॉस होगा वो कहाँ पर दिखाएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखा देंगे। ये मर्जर के केस में था। अब अगर हम बात करते हैं परचेज के केस में, सर परचेज के केस में परचेज मेथड यूज किया जाता है, नेचर ऑफ परचेज के केस में परचेज मेथड यूज किया जाता है। अब इसमें दो ऑप्शन होते हैं, पहला ऑप्शन तो वही कि सर जो हम दिखा रहे थे एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट, जो अमाउंट दे रखी थी उसी वैल्यू पर, या दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है सर ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मतलब जो प्रेजेंट में, या तो देखो जो बुक वैल्यू दिखा रखे थे उसी पे दिखाएंगे, या फिर आज का मार्केट प्राइस यानी कि फेयर वैल्यू के बेस पर दिखाते हैं। वो दो ऑप्शन होते हैं परचेज के केस में, जबकि पुलिंग के केस में एक ही ऑप्शन होता था कि जो एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट है उसी पे दिखाएंगे।
अब आप बोलो सर फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आपको आइडेंटिफिएबल एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है, इंक्लूड, इसमें क्या दिया गया देखिए, आइडेंटिफिएबल एसेट्स एंड लायबिलिटी में इंक्लूड एसेट एंड लायबिलिटी नॉट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी, ठीक है, यानी कि फेयर वैल्यू बेसिस पे यहाँ पर दिखाया जाता है। आगे लिख भी रखा है, वेयर एसेट एंड लायबिलिटी आर रीस्टेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेयर वैल्यू, द डिटर्मिनेशन ऑफ द फेयर वैल्यू में बी इन्फ्लुएंस बाय द इंटेंशन ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी। यानी कि इस पूरे का मतलब ये है, पहला तो भाई कि सर जो ट्रांसफर कंपनी के बैलेंस शीट में दिखाया गया एज इट इज उसी अमाउंट पे दिखा दो। दूसरा, ट्रांसफरिंग कंपनी की इच्छा के अकॉर्डिंग आप उसमें मॉडिफाई करके उसको फेयर वैल्यू पे भी दिखा सकते हो, ये परचेज मेथड में दिया गया था। अब भी दोबारा से पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज किया जाता है सर मर्जर के केस में, और परचेज मेथड यूज किया जाता है नेचर ऑफ परचेज के केस में। एक वर्ड आता है परचेज कंसीडरेशन, कि सर ए कंपनी ने बी को खरीद लिया, ट्रांसफरिंग कंपनी ने ट्रांसफरर को खरीद लिया, तो उस कंडीशन के अंदर जो ए कंपनी बी को कुछ पैसा देगी, ट्रांसफरिंग कंपनी ट्रांसफरर कंपनी को कुछ पैसा देगी, परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को कुछ पैसा देगी, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्या, परचेज कंसीडरेशन। अब जो बी ए कंपनी है वो, यानी कि आप बोल सकते हो जो ट्रांसफरिंग कंपनी है वो ट्रांसफरर कंपनी को क्या दे सकती है सर, कैश दे सकती है, शेयर दे सकती हैं, कोई भी अदर एसेट दे सकती है जिस पर दोनों कंपनियां सहमत होती हैं। अब ये मेथड निकालते हैं परचेज कंसीडरेशन के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपना। ये जो बिजनेस परचेज का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अमलगामेशन के अंदर, हम अगर यूज करेंगे तो एक वर्ड आता है परचेज ऑफ बिजनेस या फिर बिजनेस परचेज, वो ये आपका परचेज कंसीडरेशन से चलता है। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द परचेज कंसीडरेशन, 4 मेथड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। लमसम मेथड, नेटवर्थ मेथड जिसको नेट एसेट मेथड बोलते हैं, नेट पेमेंट मेथड या इंट्रिंसिक मेथड जिसको हम शेयर एक्सचेंज मेथड के नाम से जानते हैं। पहला फर्स्ट वन आता है जी लमसम मेथड, द परचेजिंग कंपनी में एग्री टू पे लमसम, किसको, वेंडर कंपनी। अब आप बोलो सर वेंडर कंपनी कौन, जो बिक रही है बी कंपनी, परचेजिंग कंपनी कौन, जो खरीद रही है किसी को, ए कंपनी। यानी कि ए कंपनी ने बी कंपनी को जो लमसम इकट्ठा पैसा दिया है वो लमसम मेथड के अंदर आ जाता है। सर लेकिन ये मेथड तो कोई, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई साइंटिफिक मेथड्स या टेक्निक नहीं है, अनसाइंटिफिक मेथड है और नॉन मैथमेटिकल मेथड है। सर इसकी कैलकुलेशन नहीं होती, जो दिया उन्होंने दोनों बैठ के जो डिसाइड किया वही हो जाएगा लमसम मेथड। सेकंड वन आता है नेट वर्थ या नेट एसेट मेथड, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, आप बोल सकते हो इसको। परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट किया जाता है एडिंग अप द वैल्यू ऑफ वेरियस एसेट। अब बात इसमें क्या करेंगे, नेट एसेट या नेटवर्थ में। सर जो ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफर कंपनी से जो एसेट लेती है, मान लिया कि वेंडर कंपनी जिसको हम ट्रांसफर कंपनी बोलते हैं उसके पास 100 एसेट थी, लेकिन ट्रांसफरी कंपनी जिसको परचेजिंग कंपनी बोलते हैं वो सिर्फ 80 एसेट खरीदने के लिए एग्री हुई है, तो यहाँ पर 80 को लिखा जाएगा, उन 20 को छोड़ दिया जाएगा। उन 20 का क्या होगा सर, फिर ट्रांसफर कंपनी कैसे भी उसको बेचे कोई मतलब नहीं है ट्रांसफरी को, इसके अंदर हो जाएगा। एसेट को लिया जाता है और लाइबिलिटी को घटाया जाता है, ये एडिंग अप एसेट्स, इनके एसेट को जोड़ लेंगे, लाइबिलिटी को घटा देंगे, जो बचेगा जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट ट्रांसफर कंपनी को दे देगी, ठीक है। और ये एग्री जो होता है ये दोनों की सहमति से आप बोल सकते हो, दोनों कंपनियों के बीच में होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन परचेज कंसिडरेशन। सर वैल्यू क्या लेंगे आप यहाँ पर, वैल्यू ऑफ एसेट क्या लेंगे, बुक वैल्यू लेंगे, फेयर वैल्यू लेंगे, यानी कि मार्केट वैल्यू लेंगे। सर ये डिपेंड करता है कि दोनों कंपनियों के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है। नोट द वैल्यू एट विच द वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटी अपीयर इन द बैलेंस शीट। जरूरी नहीं कि वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट में जो आइटम दिखा रखी हैं जिस रेट पे दिखा रखी है वही लें, उन दोनों की एग्रीमेंट से जो होगा उस पर डिसाइड करते हैं। आइए अब नेट एसेट निकालते कैसे हैं, एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट टेकन ओवर माइनस एग्रीड वैल्यूज ऑफ लायबिलिटी टेकन, यानी कि एसेट कितनी ली है कंपनी ने, मान ली सर 10 लाख रुपए की एसेट ले ली, लायबिलिटी कितनी ली सर 8 लाख रुपए की ले ली, तो कितने का खरीदा बिजनेस सर 2 लाख रुपए का बिजनेस खरीद लिया, तो उसके अंदर नेट एसेट में आ जाता है। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि नेट एसेट वैल्यू मेथड में कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं किसको नहीं करते, और यहीं से आपको याद करना है, ठीक है जी। ये 7 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं जो नेट
एसेट मेथड में आपको ध्यान रखने, पहला जो ट्रांसफरी कंपनी है वो टेक ओवर द ऑल द एसेट। अगर ये स्टेटमेंट लिख रखी क्वेश्चन में कि ट्रांसफरी कंपनी ने सारी की सारी एसेट खरीद ली, टेक ओवर कर ली ट्रांसफर से, तो उसका मतलब है ऑल एसेट का मतलब है सर कैश और बैंक बैलेंस भी आ गया। दूसरा द टर्म ऑल एसेट में कैश बैंक आता है लेकिन फिक्टिटियस एसेट नहीं आती जी, फिक्टिटियस एसेट को घटा देंगे। अब आप बोलोगे फिक्टिटियस एसेट क्या होती है, जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सब आ जाते हैं। ठीक है। थर्ड वन अगर बात करते हैं, वो एसेट को नहीं लिखा जाएगा जिसको ट्रांसफर कंपनी नहीं लेती, उसको इग्नोर कर देंगे, जैसे मैंने बोला 100 एसेट अगर ट्रांसफर कंपनी के पास सिर्फ 80 ली तो 80 को लिखेंगे, 20 को इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट वन, गुडविल को एज एन एसेट ट्रीट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अलग से क्यों लिखा गया, कई बार गुडविल को नहीं लिखते, यानी कि इंटेंजिबल एसेट को भी इंक्लूड किया गया है। ट्रेड लाइबिलिटी को इंक्लूड करते हैं और अदर लाइबिलिटी को इंक्लूड नहीं करते। ट्रेड लाइबिलिटी क्या देखें, द टर्म लाइबिलिटी विल ऑलवेज सिग्निफाई ऑल द लाइबिलिटी टू द थर्ड पार्टी। अगर ये वर्ड आ जाए कि सारी की सारी लाइबिलिटी ले ली, तो ऑल लाइबिलिटी का मतलब होता है ट्रेड लाइबिलिटी। अब ट्रेड लाइबिलिटी में क्या आता है, ट्रेड क्रेडिटर, बीपी वगैरह आ जाते हैं जो थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी है। और ऐसी लाइबिलिटी जो ट्रेड लाइबिलिटी नहीं है उनको अदर लाइबिलिटी में कंसीडर किया जाता है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, टैक्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लाइबिलिटी डू नॉट इंक्लूड, लाइबिलिटी में किसको इंक्लूड नहीं करेंगे, वही जो हम करके आए थे कि सर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को इंक्लूड नहीं करेंगे। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जिसका भी कोई बंटवारा नहीं हुआ, उसको लाइबिलिटी में इंक्लूड नहीं करते। अब कौन कौन सा होता है एक्यूमुलेटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का उदाहरण कौन कौन से हैं, जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड है, कंपनसेशन फंड आपने सुना होगा, इंश्योरेंस फंड, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, इन सबको लाइबिलिटी में इंक्लूड नहीं करते। ओके, ये 6-7 पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखने, पेपर में यहीं से पूछेंगे। नेक्स्ट वन अपना आता है जी नेट पेमेंट मेथड। क्या आता है, नेट पेमेंट मेथड। ठीक है, नेट पेमेंट मेथड, द एग्रीमेंट बिटवीन द सेलिंग कंपनी एंड परचेजिंग कंपनी में बी स्पेसिफाई द अमाउंट पेबल टू द शेयर होल्डर ऑफ द सेलिंग कंपनी। नेट पेमेंट मेथड में क्या है सर, कि जो परचेजिंग कंपनी ने कितना पैसा सेलिंग कंपनी को दिया, ये आपका नेट पेमेंट मेथड में आ जाता है। अब पैसा कैसे सर, कैश भी हो सकता है, शेयर भी हो सकते हैं, डिवेंचर भी हो सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अंदर अमलगामेशन के बारे में बताया गया था। ठीक है, क्या कुछ है देखिए, अमलगामेशन के बारे में क्या दिया गया, कंसिडरेशन फॉर अमलगामेशन, इसका मतलब क्या होता है, एग्रीगेट ऑफ शेयर अदर सिक्योरिटी जो इशू की जाती है या पेमेंट की जाती है कैश या अदर, किसमें, बाय द ट्रांसफरी कंपनी द्वारा, किसको, ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर को, ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर को। तो अल्टीमेटली जो नेट पेमेंट मेथड है उसका क्रक्स अपना यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर आ जाता है, आपको यही याद करके जाना है बस। क्या कुछ दिया गया इसके अंदर, परचेज कंसिडरेशन मीन्स टोटल ऑफ शेयर, डिवेंचर, कैश which are to be paid for the claim of equity and preference shareholder of the transfer company। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी दिया जाता है ट्रांसफर कंपनी के, यानी कि ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, वे एग्री हो जाते हैं कि हाँ हमें इतना पैसा चाहिए, उसको बोलते हैं क्या, नेट पेमेंट मेथड। अब इसके टाइम में कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है, आइए 5 पॉइंट है जो आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। सबसे पहले एसेट एंड लायबिलिटी की जो वैल्यू होती है, ठीक है, परचेज कंसीडरेशन में उसको कंसीडर नहीं करते, यानी कि एसेट एंड लायबिलिटी जो ट्रांसफरी कंपनी ने ली है, द वैल्यू एट विच दे आर टेकन ओवर नॉट रेलिवेंट, कोई उसकी रेलिवेंसी नहीं है। दूसरा, इफ एनी लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी है तो उसको ना तो डिडक्ट करेंगे और ना ही परचेज कंसीडरेशन में उसको एड ऑन करते हैं। लायबिलिटी, व्हेन लायबिलिटी आर नॉट टेकन, अगर देखो कोई लायबिलिटी ली है, किसने ली है, परचेजिंग कंपनी ने, यानी कि ट्रांसफरी कंपनी ने कोई लायबिलिटी ली है तो भी उसको एड लेस नहीं करना, अगर नहीं ली है फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट वन,
एनी पेमेंट मेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू सम अदर पार्टी। अब ट्रांसफरी कंपनी ने कोई पेमेंट की है तो उसको भी इग्नोर कर देंगे ट्रांसफरर कंपनी के बिहाफ पर। यानी कि एक कंपनी ने बी का बिजनेस खरीदा तो बी की जो लाइबिलिटी थी अगर वो ए पे कर देता है बाहर की बाहर तो उसको इग्नोर करेंगे। यहाँ पर है कि सारी की सारी ऑल पेमेंट एग्रीड अपॉन शुड बी एडिड वेदर इट इज फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये एक लाइन है नेट पेमेंट मेथड में जो आपको याद रखनी है कि सर ट्रांसफरर कंपनी के इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो कुछ भी दिया जाता है वो नेट पेमेंट मेथड में आ जाता है। एसेट लायबिलिटी वगैरह सब कुछ इग्नोर किया जा सकता है यहाँ पर। इसके बाद आता है जी इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या लास्ट मेथड अपना यहाँ पर दिया गया है। क्या कुछ है, शेयर एक्सचेंज मेथड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, शेयर एक्सचेंज मेथड के नाम से। Under this method, the value of assets and is calculated according to the net asset method. इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में क्या दिया गया है, हाँ जी, नेट वैल्यू ऑफ द एसेट इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द नेट एसेट मेथड। यानी कि इस इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड जो है वो नेट एसेट मेथड के बेस पर काम करता है। किस पर काम करता है, बेस पर काम करता है। ठीक है ना, जैसे आपकी हेल्थ कैसी होगी ये डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हो। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, नेट एसेट जो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है वो नेट एसेट वैल्यू मेथड के बेस पर काम करता है। तो उसके थ्रू जो नेट एसेट है इट इज डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ 1 शेयर ऑफ ट्रांसफर कंपनी। क्या आ गया, 1 शेयर ऑफ ट्रांसफर कंपनी विच गिव द टोटल नंबर ऑफ शेयर इज रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, नेट एसेट वैल्यू मेथड बेस पर नेट एसेट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, खाना नेट एसेट वैल्यू मेथड के बेस पर क्या करेंगे, नेट एसेट कैलकुलेट कर ली। अब उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, ट्रांसफरी कंपनी के शेयर से। किससे, ट्रांसफरी कंपनी के शेयर से। ठीक है, डिवाइड कर देंगे द वैल्यू ऑफ 1 शेयर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी का, ट्रांसफरी कंपनी के शेयर से डिवाइड कर देंगे तो एक शेयर से, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे सर, टोटल शेयर आ जाएंगे। ये मान लिया नेट एसेट थी, मान लिया सपोज करो नेट एसेट थी सर 1 लाख रुपए। कितने की थी, 1 लाख रुपए, और एक शेयर की वैल्यू थी 100 रुपये। तो कितने शेयर हो गए सर, 1000 शेयर हो गए। क्या हो गए, 1000 शेयर्स हो गए। ये रुपीज में वैल्यू है और ये शेयर की वैल्यू पर शेयर। ठीक है, यानी कि ट्रांसफर कंपनी को 1000 शेयर देने पड़े। पहले तो शेयर निकाल लिए, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए इस लाइन का मतलब यही है, विच ये क्या करता है जो मैंने अभी निकाल के दिया, गिव द टोटल नंबर ऑफ शेयर टू बी रिसीव्ड। किसको, शेयर होल्डर को, किसके, ट्रांसफर कंपनी, वो हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट अपना बनता है क्या, देखिएगा, when the number of share are to be received from the transfer company is known then divide। अब जो शेयर आ गए हमारे पास उसको डिवाइड कर दें किससे, एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी से। मतलब 1000 शेयर हैं, अब यहाँ पर ट्रांसफर कंपनी के शेयर से डिवाइड कर देंगे तो इनकी एक रेशियो आ जाएगी, भाई एक शेयर के बदले में कितने शेयर देने पड़ेंगे। यानी कि ए कंपनी का एक शेयर बराबर है बी कंपनी के कितने शेयरों के, वो रेशियो निकाल देंगे फिर दे देंगे। इसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। ठीक है, एसेट अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएगा। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के बारे में कंपनी एक्ट के अंदर जो दिया गया था वो देखिए, अमलगामेशन का मीन्स, अमलगामेशन परसुएंट टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनी, सेक्शन कौन सा, 300। ये आपको सेक्शन याद रख लेना, अगर कभी पूछ ले तो 394 के अंदर दिया गया है। कंपनी एक्ट 1956 के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ओके, तो ये शेड्यूल से डल दिया गया है तो ये देख लेना एक्ट बस, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 याद रख लेना बस, इतना ही काफ़ी है। इसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, जो आपने अब तक पढ़ के आया उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। यहाँ पर क्या कुछ रिप्रेजेंटेशन दे रखा देखिएगा। सबसे पहले हाँ जी, क्या दिया गया है, अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द एक्वाइजेशन ऑफ कंट्रोलिंग द इंटरेस्ट ऑफ नॉट कवर्ड। यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एक्वाइजेशन ऑफ कंट्रोलिंग
कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाला यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा भाई, कंट्रोल करने वाला नहीं, सिर्फ उसको हमने सर क्या किया, उसको मर्ज ही कर लिया या फिर परचेज कर लिया, दो में से एक कंडीशन हो गई। तो मर्ज की कंडीशन में वही पांचों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। क्या रखनी है? वही पांचों कंडीशन। सारी एसेट लायबिलिटी सर परचेजिंग कंपनी की, जो सेलिंग की थी वो परचेजिंग की हो जाएगी, और जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो एग्री हो जाए 90% शेयर होल्डर बनने के लिए ट्रांसफरी कंपनी के। कंसीडरेशन जो है वो शेयर में होगा, फ्रैक्शनी कैश में होगा, बिजनेस चलता रहेगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी सर। एडजस्टमेंट सिर्फ तभी होगी जब अकाउंटिंग पॉलिसी में एक रूपता लाने हो, यूनिफॉर्मिटी लानी हो। परचेज की कंडीशन में जब इन पांचों में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो वो परचेज में आ जाता है। फिर हमने ऊपर मेथड पढ़े थे, हमने क्या पढ़े थे? मेथड पढ़े थे। मर्जर के केस में देखिएगा, यहाँ पर एक सिंबल आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। देखिए ये मर्जर का दे रखा था ना, मर्जर, और नीचे फिर दे रखा मर्जर के नीचे पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, और परचेज के नीचे परचेज मेथड दे रखा है। ये भी ध्यान रखना आपको। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में अभी हमने क्या किया था कि सर जो कैरिंग अमाउंट दिखा रखी थी उसी पर ट्रांसफर कंपनी की एसेट लायबिलिटी को ट्रांसफरी कंपनी में ट्रांसफर किया जाता है। तो डिफरेंस इन दी परचेज कंसिडरेशन एडजस्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट किया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? नोट लॉस इडेंटिटी, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहता है, आप बोल सकते हो। गुडविल, कोई गुडविल को कंसिडर यहाँ पर नहीं किया, नो गुडविल। जबकि परचेज मेथड में परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं, गुडविल को भी कंसिडर करते हैं, कैपिटल रिजर्व को कंसिडर करते हैं, और अमोर्टाइजेशन का पीरियड 5 साल या उससे कम का माना जाता है, 5 साल या उससे कम का। गुडविल, अब बात तो करी सर गुडविल को लेंगे, तो गुडविल को लेंगे तो उसका बेनिफिट क्या होता है? गुडविल क्या होता है सर? फ्यूचर में कितने साल तक प्रॉफिट मिलता रहेगा अगर हम कोई बिजनेस खरीदते हैं तो उसकी गुडविल के नाम पर, तो 5 साल से कम के रिगार्डिंग, अगर ज़्यादा है तो वो दोनों के एग्रीमेंट से, वरना 5 साल तक लिया जाता है। अटेंशन किस किस चीज़ पर देनी है अपने को इसे कंडीशन में? नॉन कैश कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू होना चाहिए सर, शेयर के बेस पे होना चाहिए कंसिडरेशन पहला। कंसिडरेशन पेबल कंटीजेंटली, मर्जर और परचेज पोस्ट बैलेंस शीट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में दिखा जाता है। अगर मान ले कि दोनों कंपनियों खाते मिलाते हैं, कोई प्रॉफिट लॉस आता है तो उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। कंडीशन, अगर कोई भी कोर्ट ने कोई कंडीशन लगा दी है तो उसको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, डिस्क्लोजर देर का फॉल दी ऑल दी अमलगामेशन के लिए, यानी मर्जर के लिए या फिर परचेज के लिए, आपको लिखना पड़ेगा क्या क्या कर रहे हो आप। नेक्स्ट वन आता है जी, ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द अमलगामेशन। अब जो हम करने वाले हैं, एक मिनट वेट ए मिनट, देखिए जो इसके नीचे दिया गया था ना, ये सारा का सारा जो यहाँ पर दे रखा है, देखो जी जो यहाँ पर दे रखा है इसी को हम आगे पढ़ते हैं। जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बता रखा है ना, यहाँ पर बता रखा है, या फिर रिजर्व वगैरह के, तो इस सेगमेंट को हम डिटेल में थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए क्या दे रखा है, अगर मर्जर का कंडीशन है और परचेज का कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या होगा? मर्जर के कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस ट्रांसफर कंपनी में दिखाया गया था उसको एग्रीगेट मिलाते हैं, किससे? ट्रांसफरी कंपनी के अंदर जो बैलेंस शीट दिखाया गया, बैलेंस यानी कि मर्जर कंपनी ट्रांसफर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम दिखाएंगे कहाँ पर? ट्रांसफरी कंपनी के अंदर। कुछ बच जाता है तो जनरल रिजर्व में डाल देंगे, कुछ बच जाता है तो कहाँ डाल देंगे? जनरल रिजर्व में। अगर बच जाता है तो जनरल रिजर्व में डाल देंगे। नेक्स्ट वन, परचेज की कंडीशन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस जो ट्रांसफरर कंपनी का था वो क्या करेगा? वेदर चाहे वो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस जो अकाउंट दिखा रखा, कुछ भी दिखा रखा हो, लॉस इस आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है, यानी कि उसको नहीं दिखाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आगे शो नहीं करते ट्रांसफरर कंपनी में, ये ध्यान रखना। गुडविल ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है। गुडविल अराइजिंग ऑन दी अमलगामेशन के टाइम में अगर गुडविल क्रिएट हो जाती है तो की बात है। तो ये क्या करते हैं? गुडविल अराइजिंग ऑन अमलगामेशन रिप्रेजेंट ए पेमेंट मेड एंटीसिपेशन इन द फ्यूचरिंग। अब ये बता रहे गुडविल क्या होती है सर? गुडविल है कि सर हम किसी को पैसे दे रहे हैं क्योंकि हमने उसका बिजनेस खरीदा और हमें ये लगता है कि जिस पुराने व्यक्ति का बिजनेस था उसकी ख्याति, उसकी गुडविल का लाभ हमें कुछ आने वाले सालों तक भी मिलेगा, यानी कि कस्टमर लौट के आएंगे उसके नाम से कुछ सालों तक, उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि कितने साल तक उसके नाम से कस्टमर हमारे पास आते रहेंगे, ये निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। ये निकालना थोड़ा क्या है? डिफिकल्ट।
तो इस टाइम पे गुडविल की जो कैलकुलेशन वो एस्टिमेशन बेस पे की जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, मेड ऑन ए प्रूडेंट बेसिस पे। क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रूडेंट। इस एस्टिमेशन का नाम दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रूडेंट बेसिस पे। ठीक है, क्या माना जाता है सर, गुडविल कितने साल तक बेनिफिट मिलेगा? हम मानते हैं कि सर 5 साल तक। कितने साल तक मिल सकता है मैक्सिमम? 5 साल तक। अगर उससे ज़्यादा पीरियड कोई लेना है तो वो जस्टिफाई होना चाहिए कि हाँ इस रीजन से ज़्यादा मिलेगा। नॉर्मली कितने, 5 साल। पेपर में पूछा जाए तो आप 5 साल लिख के आओगे। फिर आता है बेनिफिट अचीव फ्रॉम द मर्जर और अमलगामेशन के रिगार्डिंग। कौन कौन से बेनिफिट अचीव होते हैं अमलगामेशन? सबसे पहले डायरेक्ट से पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा। इनहांस इफेक्ट, सर नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, एवरेज कॉस्ट कम होती है, इससे मार्केट शेयर बढ़ता है, एक्सपेंसेस कम होते हैं सर, म्यूचुअल बेनिफिट दोनों को होता है, दोनों का मार्केट शेयर बढ़ता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है, आप बोल सकते हो। ऑप्टिमम यूज किया जा सकता है रिसोर्सेज का, टैक्स एडवांटेज का बेनिफिट, क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी, दूसरी प्रॉफिट वाले पे ज़्यादा टैक्स लगता, अब लॉस वाले उसके अंदर ऐड कर लेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाए तो टैक्स कम लगेगा। फाइनेंशियल कोई लिमिटेशन वो दूर हो जाती है, डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट, ब्रांड इक्विटी का बेनिफिट, सर्वाइवल कर सकते हैं आप, कंपटीशन को बीट कर सकते हो, ग्रोथ है। ठीक है, सिक यूनिवर्सिटी जो रिवाइवल ऑफ द सिक कंपनी जो लॉस में चल रही थी उसका भी उत्थान हो जाता है साथ के साथ। डिसएडवांटेज में क्या दे रखा है, हेल्दी कंपटीशन एलिमिनेट हो जाता है सर, इंप्लॉयज का छटनी हो जाती है, एडिशनल डेब्ट पे करने पड़ते हैं एक कंपनी को जो प्रॉफिट मेकिंग है उसको भी, लीड टू मोनोपोली क्रिएट होने के चांसेस ज़्यादा होती हैं और ओल्ड कंपनी अपना अस्तित्व खो देती है जी। एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं, बिल्कुल दिए गए हैं, क्या कुछ एग्जाम्पल है देखिए। जैसे मारुति ने सुजुकी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मारुति इंडिया की, सुजुकी जापान की, तो मारुति सुजुकी कंपनी। इसी तरह गुजरात वाला, इसी तरह सत्यम कंप्यूटर, टाटा सन्स, AIAG ग्रुप जो दे रखा, टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस ग्रुप। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपना है वो यहाँ पर देखिएगा, नेसेसरी अकाउंट। ट्रांसफर कंपनी को अकाउंट 4 बनाने पड़ेंगे अपने खाते, अपने अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, बैंक अकाउंट और शेयर होल्डर अकाउंट। ट्रांसफरी कंपनी को 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कौन कौन से 2 अकाउंट, परचेज अकाउंट, लिक्विडेटर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी अकाउंट। ये ठीक है। एक वर्ड आता है जी डीमर्जर। डीमर्जर का मतलब क्या होता है, जब 2 कंपनियां अमलगामेट थी अब वो अलग अलग हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, डीमर्जर बोलते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, होप से आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, अच्छे अच्छे कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।